अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, आज वो दिन आ गया कि जिस दिन अब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन की स्टार्ट करें। और इस क्वेश्चन के लिए मॉडल हमारा वही होगा: टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्स, टैक्स क्रेडिट्स को माइनस करेंगे, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम को ऐड करेंगे, एडवांस टैक्स को माइनस करेंगे तो टैक्स पेएबल तक पहुंच जाएंगे। ये हमारा तरीकेकार होगा। इसके लिए आज हम जो प्रैक्टिस करेंगे, जो आई कैप की बुक है उसमें जो इंडिविजुअल का सेक्शन है उसको लेकर चलेंगे। क्वेश्चन बैंक तो बहुत है, खालिद साहब की किताब से भी आप कर सकते हैं, जहाँ से बुक आपके पास मौजूद है खालिद पेटी वाला की, वहाँ से कर लें, आई कैप से कर लें, जहाँ से आपका मूड है आप कर सकते हैं। सोल्यूशन भी अपडेटेड आपके पास मौजूद होंगे। कुछ क्वेश्चन करते जाएंगे, कुछ मैं आपको असाइनमेंट पे देता जाऊंगा। कल जो क्वेश्चन आपसे कहे थे, होपफुली कि आपने वो कर लिए होंगे, राइट, उसको देखेंगे। इससे जो अनसीन क्वेश्चन करने की आदत डालेंगे और अनसीन क्वेश्चंस को एंड तक करने की जो आदत डालेंगे, उससे आपको ये फायदा होगा कि वो आपका जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्टअप होएगा उसके अंदर। जी, पहले अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हम कुरान पाक को हमने स्टार्ट किया हुआ है। कल हमारा रुकू मुकम्मल हुआ था। अल्लाह ताला ने हमें जो तीसरा रुकू था उसके अंदर पहला वाकया हजरत आदम अलैहिस्सलाम का, उसको बयान किया गया और बारहा जगहों पर ये वाकया आया और हमें बड़ा क्लियर कट ये बात बता दी गई। इसको अगर हम एक जायजा लें कि अभी तक कुरान पाक ने स्टार्ट में सूरह बकरा के अंदर, सूरह फातिहा के अंदर एक डिस्कशन थी अल्लाह ताला के साथ। अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई और अल्लाह ताला से वादा किया गया कि हम आपकी इबादत करेंगे, आपके अलावा किसी का हुक्म नहीं मानेंगे अगर आपके हुक्म से टकराता हुआ, और हम जिंदगी में पूरी मेहनत करेंगे और उस मेहनत के बाद आप हमारी मदद कीजिएगा, हमें ऐसा बनाइएगा कि वो बात हक हमारे तक पहुंच जाए तो हम मान लें। ऐसा ना बनाइएगा कि गाज़िबीन में हो कि हम तक बात हक पहुंच जाए और हम उसका इनकार करें। और ऐसा भी ना बनाइएगा कि हम जा गलत रहें और ठीक समझ ठीक रहे। ये हमने बातें अल्लाह ताला से दुआ की थी। फिर अल्लाह ताला ने हमें इंसानों की फितरत के ऊपर बात की कि मेरे पास कौन से महबूब लोग कौन से हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका अला मुफलिहून। ठीक है, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, जो है ना फलाह पाने वाले ये हैं। फिर अल्लाह ताला ने कुफार का जिक्र किया, फिर मुनाफिकीन की निशानियां बताई, तो इंसानों के बिहेवियर को डिस्कस किया गया कि किस तरह के लोग होते हैं और अल्लाह इनके साथ कैसे मामला करेंगे। सिर्फ बिहेवियर को डिस्कस नहीं किया गया, बल्कि अल्लाह ने अपना साथ साथ एक्शन भी बता दिया। और अल्लाह ने कहा कि ये जो किताब है ये हदायत है, इस पर अमल करते रहना। और इसमें फिर एक चैलेंज दिया गया उन लोगों को कि भी अगर तुम समझते हो कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया हुआ है, तुम्हारे पास कोई हदायत मौजूद नहीं है, और ये किताब जो है ये भी ऐसे ही है, क्योंकि दुनिया में एक तादाद है जो ऐसे मानते हैं कि इस कायनात को बनाने वाला कोई भी नहीं है। मैटर वर्क्स, मादा खुद अपने आप को समझता है, अक्लमंद है, यानी ये सारा मादा जो है ये खुद ही बना, इसने खुद ही फैसला किया, हमारा जिस्म भी खुद पैदा हुआ, हमारी आंखों के अंदर इसने कैसे बनना था, दिमाग ने कैसे काम करना था, ये मेरे होंठों का साइज कितना होना चाहिए, मुंह में दांत कितने होने चाहिए, साइनस कहाँ कहाँ होगा, इतनी परफेक्शन जो है इसमें खुद आ गई। ये बाल जो हैं यहाँ होने चाहिए, सर पे होने चाहिए, मेरे यहाँ नहीं होने चाहिए, यहाँ भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, आवाज कैसे पैदा होगी, ये सारी चीजें माते ने खुद ही, इसका पीछे कोई कार फरमा नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कि अच्छा ऐसा है कि तुम वाकई ये समझते हो, तो फिर तुम्हारे ख्याल में ये जो कुरान है ये भी किसी ऐसी जात ने बनाया होगा ना। इस ओके, तो फिर एक काम करो कि तुम ऐसे अल्फाज तुम बना लो, तुम एक चैलेंज है। तो ये अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात का बताया कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें समझ नहीं आती कि इतनी परफेक्शन कैसे हो सकती है, इसका कोई सोचने वाला ही ना हो, इसको बनाने वाला कोई ना हो। और फिर अल्लाह ताला ने पिछले रुकू के अंदर हमें हमारे हमारा स्टेटस क्लियर किया कि तुम कौन हो।
इस पूरी कायनात में कौन हो। डायलॉग बताया, हमें बताया कि तुम्हें मैंने खास इल्म दिया हुआ है तो बाकी दोनों मखलूकात के पास नहीं है। मैंने तुम्हें बर्तरी दी है दुनिया में। एक और मखलूक तुम्हारे साथ रहेगी, उसका नाम जिन है। ये तुम्हें, और जो चीज़ों से मैं मना करूं उसके करीब ना जाना, उससे एहतियात करना। क्यों? वालेकुम सलाम। उससे एहतियात करना क्योंकि तुम जब करीब जाओगे तो ये तुम्हें लाजमी दिखा देगा उसको। और फिर आखिर में बताया कि वो लोग जो हमारी इस हदायत पर अमल करेंगे उनके लिए क्या होगी। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून नहीं होगा। और जिन्होंने मेरी इन आयात को फिर भी जुटला दिया तो उनके लिए क्या होगी, आग, और उसमें हम उसको निकालेंगे नहीं, हमेशा रहेंगे। क्योंकि भाई जब तुम्हें इंस्ट्रक्शन क्लियर कट बता दी गई फिर भी बाज नहीं आ रहा। इसके बाद अब एक दूसरा वाकया शुरू हो रहा है जो सबसे ज्यादा कुरान में बार बार इसका जिक्र हुआ। हमारी रेप्लिका, एक रेप्लिकेट किया गया, हम जो कौम है, समझे को बनी इसराइल जो थी। इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था, उनके बेटों का। और आपको पता उनके बेटे एक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, पूरी आगे एक सूरत आएगी। ये वाकया बहुत खूबसूरत वाकया है, जिंदगी के बहुत सारे वहाँ पर रमूज़ औकाफ जो है वो बयान किए गए। तो उनकी जो औलाद है उनको बनी, बेटे को कहते हैं बनीन। या बनी, या ए बेटो इसराइल। इसराइल के, इसराइल जो है खुदा का एक नाम है। खुदा को इसराइल भी कहा जाता है, किस इब्रानी या किसी और जुबान के अंदर इसराइल कहा जाता है। ठीक है ना। तो आ, उसका इसलिए जिक्र किया गया। कुरान पाक किसी को कर्ज करने के लिए नहीं आया कि यहूदियों को, ईसाइयों को लानत भेजी जाए उनके ऊपर बस। जैसे बहुत सारे मुसलमान ऐसे करते हैं, कुरान पढ़ते हैं और कहते हैं देखो ये यहूदियों ने कितना बुरा किया, इन्होंने ये हरकत की, ये बहुत खबीस लोग हैं, ये जहन्नम वाले हैं। इन्होंने, भाई इन्होंने क्या है, ये आपकी पिक्चर बताई जा रही है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर मेरे घर में एक मुलाजिम है तो एक नई मुलाजम आती है, तो मैं मुलाजमा आती है तो मैं उसको कहता हूँ कि मेरी पुरानी मुलाजमा ने मेरे साथ ये सलूक किया था, तो उसको मैंने फारग कर दिया था और आज मेरी नज़रों में उसकी कोई इज्जत है तो अगली यही पूछी जाएगी। और सारा दिन जो है जब तक कि मेरे पास काम करे और कहे कि वो बहुत ही गंदी थी, इतनी गंदी थी और हरकतें खुद कर रही हो गई, मैं कहूँगी उसने मेरे मेरे मेहमानों के साथ बदतमीजी की थी। और वो जो इतनी गंदी थी वो, इतनी बुरी थी वो, और सारा दिन उसको लान तान करती रहे और जब भी मेरे मेहमान आए खुद भी बदतमीजी करे। तो उससे क्या मुराद है? वो किस्सा सुनाया था मैंने उसे। वो एक मैंने अपना अपना कानून बताया था कि मेरा कानून ये है, मैं पहले भी कर चुका हूँ, तुम्हारे साथ भी मैंने ऐसे ही करना है। समझ आ रही है? तो ये जो वाक्य अब हमें बताया जा रहा है, पहले हमारी खसलत बयान की गई, हमारा अपना मुकाम दिया गया। अब एक कौम जो गुजर चुकी, जो अभी भी हमारे पास मौजूद है, जिसने जिसने हमें तुन के रखा हो, समझ आ रही ना, उनका एक वाकया उस कौम का बताया जा रहा है कि उनके साथ हमने क्या किया और उन्होंने क्या किया। आपने इस वाकये को पढ़ते हुए ये लाजमी रखना है कि तीसरे रुकू में अल्लाह ताला ने इंसान को क्या मुकाम दिया। अल्लाह ताला उसी सुन्नत को यहाँ पूरा कर रहे हैं। ये कोई यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाकया और बनी इसराइल का वाकया और नहीं है। यानी जो बात हमें तीसरे रुकू में समझा दी गई कि भी ये देखो तुम्हारा मुकाम ये है, अगर तुम ये करोगे तो फिर मैं ये करूंगा। सही है। मेरे साथ तुम मेरी हदायत आए तो उसमें कांटेक्ट में रहना। ऐसे ही है ना। अब एक कौम का वाकया बयान किया जा रहा है कि एक बहुत बड़ी कौम हमने बर्पा की। सही है। अब उन्होंने क्या किया तो हमने अपनी उसी सुन्नत को पूरा किया इनके साथ। तो इससे क्या मुराद है? पहले हजरत आदम सलाम के साथ वही वाकया हुआ कि उन्होंने, उनसे गलती हुई तो क्या कहा, अब तुम्हारा मुकाम वो नहीं, अब इस मुकाम पे आ जाओ। अब दूसरी कौम का वाकया बयान किया जा रहा है। वो एक फर्द थे जो अव्वल थे। अब एक कौम का वाकया बयान किया जिनके अभी आसार मौजूद हैं, वो खुद भी मौजूद हैं। अब हम तीसरी कौम, हम हैं जिसके ऊपर ये कुरान नाजिल किया गया। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि ये मेरी सुन्नत है, मैं ऐसे ही करता हूँ। तो मैं, मुझे कोई आजिज करने वाला नहीं है।
अल्लाह ताला को कोई आजिज करने वाला नहीं है। कोई हस्ती अल्लाह ताला को ये नहीं कह सकती जी आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हु आर यू, कौन हो तुम? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुम मेरे से ऐसे कह सकते हो? मैं तो अपनी सुन्नत पूरी। तो कुरान यही है। तो ये असलियत हम जब तक नहीं समझेंगे, आगे अपनी नस्लों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो उनको क्या समझ आएगी? किताब, जब किताब को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको इसकी खूबसूरती का पता चलेगा। या बनी, ये या, इसको ऐसे भी आप कहते हैं या, ये वही लफ्ज लफ्ज है। या बनी बेटों को कहते हैं, बनी इसराइल, इसराइल के बेटों। उज़कुरू, ये अलिफ के ऊपर कोई आपको हरकत नजर नहीं आ रही, तो अरबी ग्रामर पढ़ते हुए पढ़ेंगे उज़कुरू, तुम सब याद करो। लेकिन जब तिलावत करेंगे तो पढ़ेंगे या बनी इसराइल लज़कुरू नेमती। तो आप लाम को इसके साथ मिल जोड़ के पढ़ें। तो ये अलिफ असल में ये ऐसे ही फजूल नहीं पड़ा हुआ, इसकी हरकत है, जो कि ग्रामर के अंदर पढ़ेंगे। उज़कुरू, जिसको फेले अमर कहते हैं, किसी को हुक्म करना, तुम सब याद करो। नेमती, मैंने बताया था या का मतलब क्या होता है, मेरा, मेरी नेमत को। अल्लाह थी वो जो, इशारे के लिए अल्लाह जी और अल्लाह थी दोनों इशारे के लिए होता है। अल्लाह थी वो जो, अन अम तू, मैंने की। ये जो तू है ना, ये मेरे के लिए होता है। खलक तू, मैंने पैदा किया, ये पास्ट टेंस है। मैं करता हूँ, वो अलिफ के लिए आता है। आऊजू, अगर शुरू में अलिफ आएगा, अलिफ, वालेकुम सलाम, अलिफ, ता, या और नून, ये शुरू में आएंगे तो ये फेले मुजारा प्रेजेंट और फ्यूचर की पहचान होती है। पास्ट टेंस की बाद में पहचान होती है। खलक तू, अन अम तू, मैंने पैदा किया, जहब तू, मैं गया। सही है। तो ये तू जो है, ये भी जहन में रखें, ये किसकी है? अन अम तू, मैंने की, मेरी उस नेमत को याद रखो जो मैंने तुम अलैकुम, तुम पर की, मैंने की तुम पर। व औफू, और पूरा करो। वफा करना उर्दू में लफ्ज है, वादे को वफा करना, यानी जो बात कही गई थी उसको पूरा करना। बी आहदी, मेरे वादे को। अहद वादे को कहते हैं, को, ठीक है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ, बा जो है। तो औफू, और तुम सब वादा पूरा करो, बी आहदी, मेरे वादे को। तो यहाँ पर उलमा ने ये लिखा है, ये वादा जो है अहद अलस्त भी है। जब अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को पैदा किया तो उनसे जो पूछा गया था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो हमने कहा था भला, हम क्यों नहीं, भी आप ही हमारे रब हैं। तो वो अभी तक हमारे सॉफ्टवेयर में चीज़ मौजूद है जो हमें यहाँ वदीयत करके दी गई है। तो इससे वादे से मुराद ये भी ली जा सकती है कि ये कौन सा वादा है। ये वही वादा है जो हमारे अंदर मौजूद है, कि हम क्या क्या किए थे पीछे। अगर इसको रिलेट करें तो इय्या का नाबुदू, हम तेरी ही इबादत करते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे। नस्ताइन, हम जिंदगी में अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तो यानी अगर ये वादा अब पूरा करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं? ऊफी बी अहदीकुम, तो मैं भी तुम्हारे वादे को पूरा करूंगा। अल्लाह ने क्या वादा किया है? फला खौफुन अलैहिम वला हुम, अगर तुम मेरी हिदायत पर अमल करोगे तो तुम्हें कोई खौफ और। आप देखें सहाबा कराम बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में कैसे चले जाते थे, जाके कहते थे, और अटे हुए, मिट्टी से अटे हुए कपड़े, और जाके कहते थे कि यार इस्लाम कबूल कर लो, कहते गर्दन उड़ा दो, कहते उड़ा दो। कई एलचियों को मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया ना। ठीक है, इट्स ओके, मैं तो आपको पैगाम देने आया हूं। और आज हम क्यों हर बात जो है अमेरिका से पूछते हैं? इसराइल को इवन तो हमने उनसे उनकी मिन्नतें समाजतें शुरू कर दी हैं, इसकी क्या वजह है? कि यही आपके सामने है ना, कि मेरे वादे को पूरा करो जो मेरे से तुमने वादा किया है। तुम मेरी सिर्फ इबादत करोगे, मेरा हुक्म मानोगे, तो मैं भी तुमसे वादा पूरा करूंगा। वो क्या है? ये मेरी नेमत, फिर मेरी नेमतें तुम्हारे ऊपर नाजिल होंगी, सुपर पावर बनो। समझ आ रही है ना? यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है, उन्होंने कभी भी ग्राउंड रियलिटी को नहीं छोड़ा। आज का अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं दुआ करूंगा और उस दुआ का असर होगा,
और अल्लाह ताला हमारे ऊपर बरकतें नाजिल करेंगे, तो क्या उसकी दुआ जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से ज़्यादा कबूल होगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में बैठ के दुआ की, या अल्लाह ये कुफार आ रहे हैं इनको तबाह कर दो? ये खंदक खोदी नहीं खोदी? बदर में गए, ठीक है, असला इकट्ठा किया, ठीक है, चचा शहीद हुए, दंदान मुबारक अपने शहीद हुए, भूखें काटी, आया कि नहीं सारा कुछ? तो हमें क्या पैगाम दिया? ईया का नस्ताइन, कि मैंने जिंदगी में तुम्हें प्रैक्टिकली करके दिखाया कि मैंने कोशिश की है। तो मैं अल्लाह से दुआ करता, तो जैसे ताइफ में कहा गया था कि आप दुआ करें तो इनको दोनों पहाड़ों में मसल ना दिया जाए जिन्होंने आपको पत्थर मारे हैं, कहा नहीं। तो आज हम क्या दुआ करेंगे, पुट्ठे काम करेंगे और दुआ कर ही जाएं? यानी मैं छत से छलांग लगा रहा हूँ और कह रहा हूँ या अल्लाह मुझे बचा दे, या अल्लाह मुझे बचा दे, तो मैं गिनूंगा, मैं टूटूंगा ही ना, मरूंगा, मेरा सर भी फूटेगा। मेरी हरकत ठीक होनी चाहिए। तो ये है, तो अल्लाह का मेरे साथ वादा पूरा करो, मैं भी पूरा करूंगा। और अगर इस वक्त दुनिया में हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बाशिंदे होते हुए, ग्रीन पासपोर्ट दिखाते हुए बाहर जाके शर्म आती है, हमें सेपरेट लाइनों में लगा दिया जाता है, तो हम अपना अल्लाह से वादा पूरा नहीं कर रहे ना। मिलावट कर रहे हैं, दब के कर रहे हैं। हर फल के ऊपर अलग लाइट लगाते हैं, दूध में पानी मिलाते हैं। एक शख्स ने मुझे कुछ लतीफ़ा भेजा ना कि एक दूध वाला था, दूध में पानी मिलाया, जो बाकी बच गया तो बैठ के पीना शुरू कर दिया। उसने पूछा भी ये बैठ के पी पानी क्यों पी रहे हो, बैठ के, खड़े होकर दूध में पानी डाल रहे थे। उसने कहा जी बैठ के पीना सुन्नत है। मैंने कहा भाई, तो ये हमने, यानी जहाँ हमें फायदा मिलता है हम सुन्नत इसी तरह शादी में भी यही करते हैं कि उनसे दवा दमादम मस्त के अंदर सही खाना खा के बाद में छुआरे उनको खिला दी, सुन्नत है जी ये जो खा रहे हो ये क्या कर रहे हो, उस दूध वाले की तरह पानी मिलाई जा रहा है दूध के अंदर और बैठ के पानी पीना, ये सुन्नत है। तो हम भी यही जिंदगी में, तो जब ऐसी हरकतें करेंगे तो क्या युखादिऊन अल्लाह वल्लजीन आमनु वमा यखदाऊन इल्ला अनफुसा, क्या धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे धोखा दे सकते हो? खुद धोखे में। व ईया या फरहाबून, और सिर्फ मुझसे पहले आया था ना ईया का, सिर्फ तुझसे ही। तो या का मतलब क्या है, मेरा सिर्फ तुझ, मुझसे ही। फरहाबून, ये राहब का लफज आपने सुना होगा। राहब कौन होता है? मॉन्क जो होते हैं, जो पहाड़ों पे चले जाते हैं, रहबानियत इख्तियार करते हैं, शादियां नहीं करते कि हम गुनाह में ना पड़ जाएं, तो उनको राहिब कहते हैं। तो राहिब क्या होते हैं? किसी की हैबत जलाल और उसके खौफ से गुनाह से बाज आने वाला, सही है उसको। तो फरहाबून, तो पस पस क्या करना, मेरे से डरते रहना। किसकी वजह से? कि फिर तुम्हें जो ऊपर कहा गया ना, उलाई का असहाबुन नार हुम फीहा खालिदून, तो मैं तुम्हें यहाँ फेंकूंगा अगर तुमने मेरी नाफरमानी, बनाया तुम्हें मैंने इस काम के लिए था, लेकिन अगर मेरी नाफरमानी करोगे तो फिर जाओगे किस में, तुम्हें फेंकूंगा। ये वाली चीज जो है वो होनी चाहिए। समझ आ रही है? तो ये हम अगर करें कि ये सिर्फ बनी इसराइल के लिए ही है, और हम कहें कि यार कितने बेगैरत लोग थे, कितने हरामी हैं ये, इनको गालियां दें, इनको बुरा कहें कि देखो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर कितनी नेमतें की थी, इन्होंने अल्लाह से अपने वादे को पूरा नहीं, अल्लाह ने भी इनके साथ वादा पूरा नहीं किया। और उसके बाद हम खुतबा ख़त्म करें, उनके लिए दुआ भी दें, और उन्हीं के स्पीकर में, उन्हीं के नेट से, ठीक है, उन्हीं की कुर्सी पे बैठ के, उन्हीं के कपड़े पहन के उन्हीं को बददुआ दे रहे हों। आज अगर ये सारी चीज़ें वो बनानी बंद कर दें हमें, जब भी वो कहते हैं ना जी हम आपके ऊपर पाबंदियां लगा देंगे, हम आपको ये चीजें नहीं देंगे, तो हम घुटनों पे आ जाते हैं और उन्हीं चीजों पे बैठ के उनको बड़ी इस तरीके से हम गालियां भी उनको देते हैं कि या अल्लाह इनको तबाह कर, भी तबाह कर देंगे तो इंटरनेट बंद हो जाएगा। जब भी वो चाहे आपका इंटरनेट बंद कर, तो कौन चलाएगा आपका इंटरनेट? तो प्लीज थोड़ी सी ख्याल किया करें। सर तो साथ क्या, अरे ये क्या कहा है अल्लाह ने? एक चीज बताया ना।
अच्छा जी। जी। अच्छा जी, अब ये आई कैप की जो किताब है अभी लेटेस्ट आपको जो उन्होंने अपलोड की है, ये सारे पास पेपर हैं। पेज नंबर है जी इसका 37। ठीक है। इन क्वेश्चंस को हम करते हैं इंशाल्लाह ताला साथ साथ में आपको। जी। एक क्वेश्चन किया था सर आपने टाइमिंग के लिए दिया वो जो हमने किया था उसमें हमने ये डोनेशंस तो फाइंड किए थे ये कंट्रीब्यूशन वाले तो जी। उन्होंने सर वो जो कंट्रीब्यूशन का वो गिवन था ना अमाउंट जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है सर उस पे उन्होंने पहले वो लगाया था 20% लगाया था हाँ जी। फिर उसको यहाँ पर विच एवरेज लोअर लिया उन्होंने। नहीं सर उन्होंने पहले बुक में उन्होंने पहले उस पे परसेंटेज लगाया था उसके बाद हाँ, उसके साथ मल्टीप्लाई किया था वही इसीलिए लगाया कि इनका सवाल ये है कि जो मैंने डायरेक्ट इसलिए ले लिया था कि मुझे पता नज़र आ रहा था कि वो 20% से कम है। लॉ ये कहता है कि जो आपकी टैक्सेबल इनकम है, डोनेशन उसके 30% से ज़्यादा ना हो, और कंट्रीब्यूशन इन अप्रूव्ड पेंशन फंड उसके 20% से ज़्यादा ना हो। तो मैंने कल लिमिट इसलिए नहीं लगाई, परसेंटेज नहीं लगाई थी कि वो मैंने देख लिया था कि उससे कम है, और मैं नीचे ब्रैकेट में लिख दिया कि विद इन 20%। 24 लाख दिया था ये तो फिर 34 लाख नहीं लिया था कल, 28 लाख था, उससे कम था। 5 लाख था या 15 लाख रुपया था। 28 लाख तो 20% था। नहीं नहीं, 28 लाख था। तो 18 लाख से 30 लाख। हमारे जो हमने डोनेशन 18 लाख। हमारा प्रोविडेंट फंड था ना, वो था 28 लाख 50 हजार। अप्रूव्ड पेंशन फंड जो था अप्रूव पेंशन, वो कितना तो था? जो 28 लाख 50 हजार, जो हमारी इनकम थी ना उसका 20% बना था 18 लाख 84 हजार। तो हमने 18 लाख 84 हजार लेना था, पर हाँ। वो उधर हमने 7 लाख लिखा हुआ था। हाँ, टोटल 7 लाख था ना। कंट्रीब्यूट हमने, जो मैंने सवाल दिया था कल, उसके अंदर कंट्रीब्यूशन इन अप्रूव्ड पेंशन पेंशन फंड 7 लाख था। सर वो 28 लाख से 28 लाख था। भाई कल सवाल खालिद साहब की किताब की बात कर जी रहे सर। हैं? अच्छा। दिया था 20% दिया था उसका आंसर आ रहा था 19 लाख 15 हजार 19 लाख 15 का ही लेना है, उसी को ही लेना है। लास्ट बताया था आपने उसकी भी बात करी उसमें हमने ये डायरेक्ट वो अमाउंट दी थी मैं आपको बता देता हूँ, इनका सवाल ये है कि जो हमारा फॉर्मूला है टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, इसको जो मल्टीप्लाई, एक सवाल के अंदर मैंने परसेंटेज नहीं दी, डायरेक्ट अमाउंट यहाँ पर ऐड कर दी। उसकी वजह ये थी कि जो हमारी टैक्सेबल इनकम थी उसका मैंने 20 या 30% जो लिया था वो इससे ज़्यादा था। यानी मुझे पता था कि ये जो अमाउंट मैं ले रहा हूँ इसके 30% है। फॉर एग्जाम्पल कि ये थी 25 रुपये और यहाँ 30% आ रहा है 100 रुपया। ठीक है, तो मैंने 25 रुपये डोनेट किया, तो मैं 25 को ले रहा हूँ क्योंकि इससे तो कम है। मुझे मैक्सिमम जो बेनिफिट मिल सकता है वो 100 रुपये पे मिल सकता है। यस सर। तो इसलिए मैंने 25 लिया था, और मैंने परसेंटेज की बजाय यहाँ लिख दिया था कि ये 25 जो है ये विद इन लिमिट है। तो मैंने परसेंटेज को नहीं लिखा था। सही है। अब जो क्वेश्चन आपने खालिद साहब की किताब में किया है उसमें ये इशू बना हुआ है कि उसमें मिसाल दे रहा हूँ कि 125 की आपने कंट्रीब्यूशन की या डोनेशन दी, जबकि जो लिमिट है वो 100 रुपया है। तो इसलिए वहां लिखा गया कि 125 और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम 100, विच एवर इज लोअर। तो यहाँ फिर 100 रखा गया। तो पिछले क्वेश्चन में इसलिए मैंने परसेंटेज नहीं ली थी और नीचे लाइन में लिख दिया था विच एवर इज लोअर। आप ऐसे कर लें, हर जगह पर यही कर लिया करें कि डोनेशन और 30% विच एवरेज लोअर यहाँ फीड कर दें। इसी तरह आपकी अमाउंट कंट्रीब्यूशन के लिए 20% डाल दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला सेम है। सही हो गया। यस ये सर। हमने परसेंटेज
लिख दें, कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लें। ना लिखें विद इन लिमिट, यही फार्मूला बना लें कि विच एवर इज लोअर वाला रूल लगा के उस पर कर दें। ठीक है, ऐसे दोनों में रूल सेम अप्लाई हुआ हुआ है। और कोई सवाल? जब करेंगे मैं आपको अभी करवा दूंगा। पहला क्वेश्चन है जी, मिस्टर अशरफ मेड द फॉलोइंग डोनेशन ड्यूरिंग द ईयर required, keeping in view the requirement of Section 61 of Income Tax Ordinance. Explain Mr. Ashraf regarding the tax credits for donation which may be claimed by him if his income for the relevant tax year has been assessed at 8 million। अगर उसकी इनकम इस साल 80 लाख रुपया हो तो उसको बताएं कि ऊपर डोनेशन क्या कर सकता है, एडवाइस करना है। कहता जी, मिस्टर अशरफ मेड द फॉलोइंग डोनेशन ड्यूरिंग द इनकम ईयर, 2 लाख इन कैश टू रिलीफ फंड स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट। राइट, तो हम पहला बता देंगे कि उसको जनाब ये वाली अलाउ नहीं है क्योंकि ये कैश में है। पर्सनल कार टू एन इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दिस कार वाज परचेज बाय मिस्टर अशरफ 4 years ago at the cost of 800,000। the fair market value is 6 लाख रुपया जो है वो उसने की थी। अच्छा, इसका एक रूल है कि जो गाड़ी आप लेंगे वो 10%, जब आप उसको डोनेट करेंगे तो उसकी 10% हर साल डिप्रिसिएशन कम की जाएगी डोनेशन के लिए। एक रूल है, वो हमने चूंकि अभी चैप्टर नहीं पढ़ा ना, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमने 4 साल पहले लिया था, X1, X2, X3 और X, तो पहले साल की कितनी डिप्रिसिएशन हो गई? 80,000। यहाँ वो डिप्रिसिएशन का रूल नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट लाइन पे 80, 80 और 80,000 और 80,000 कितना हो गया? 3 लाख। ठीक है, तो 8 लाख रुपए में से इसको माइनस कर दें, 400। तो यहाँ फेयर मार्केट वैल्यू का नहीं लिया जाएगा बल्कि कितना लिया जाएगा? 4,80,000 रुपये। तो हम कहेंगे कि ये वाली उसको इसके ऊपर क्रेडिट मिल जाएगा। मेडिसिन टू प्राइवेट हॉस्पिटल परचेज एट अ टोटल कॉस्ट, प्राइवेट हॉस्पिटल को कोई भी आपको डोनेशन का बेनिफिट ये उन्हीं इदारों पे मिलता है जो कि अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है। बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऊपर भी मिल जाता है, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी मिल जाता है। ये बोर्ड ऑफ एजुकेशन नहीं, लाहौर बोर्ड ऑफ एजुकेशन हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गई, इनको भी अगर आप देंगे तो इनको भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो इसके अंदर हम ये बताएंगे कि ना उसको ए के ऊपर मिलेगा ना सी के ऊपर मिलेगा, और इसके ऊपर भी मिलेगा, और क्रेडिट किसके ऊपर मिलेगा? अच्छा, आप कहेंगे 480 पे, तो आप कहेंगे सर ये जो 8 लाख 80 लाख है, तो इसका बताएंगे कि उसकी लिमिट क्या है। 80 लाख इंटू 30%, 2.4 मिलियन। तो हम उसको बता देंगे द मैक्सिमम लिमिट फॉर डोनेशन फॉर मिस्टर अशरफ is 2.4 million. However, the total amount donated eligible for tax credit is 480,000 and he is eligible for this amount. For A which is paid in cash, अलग अलग तीनों का बताएंगे, पहले A का बताएंगे, फिर B का, और फिर C का बता के इसको कंक्लूड करेंगे। ये थ्योरी का क्वेश्चन था। आप कहेंगे सर इसमें अमाउंट नहीं कैलकुलेट करनी? भाई अगर उसने मुझे डेटा ना दी है ना मांगा है, उसने कहा है कि एक्सप्लेन मिस्टर अशरफ, मिस्टर अशरफ को एक्सप्लेन करें, तो हम मिस्टर अशरफ को क्या एक्सप्लेन करेंगे कि भाई जो भी तुम्हारी टैक्स है ना, उसका एवरेज टैक्स का 480 का तुम्हें टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? यस सर। ये इसकी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि ज्यादा मजीद भी किया जा सकता है कि 80 लाख का इसका टैक्स कैलकुलेट किया जाए और उसके ऊपर इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है मिस्टर अशरफ की। ठीक है, कि 80 लाख की पहले आप टैक्स कैलकुलेट कर लें और उसका टैक्स क्रेडिट भी कैलकुलेटिंग किया जा सकता है, ऐसे भी हो सकता है। इस ओके? यस सर। के करवा दूं? हो सर, हो सर। अच्छा जी, आगे है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। रिक्वायरमेंट देखते हैं सबसे पहले। एज अ टैक्स कंसल्टेंट यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट मिस्टर मुसद्दिक टोटल इनकम एंड हिज टैक्सेबल इन एंड हिज इनकम टैक्स लायबिलिटी, इग्नोर मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 153 इफ एनी।
ये क्या चीज़ है? ये एडवांस टैक्स की बात कर रहा है। ये जो 147 141 ये वाला 143 145 5 7 ये वाले जो सेक्शन ना, 153 154 ये सारे एडवांस टैक्स के सेक्शन। 149 में 147 से स्टार्ट होते हैं। कहता उसको इग्नोर कर दें भी, ठीक है, हमने कौन सा करना है। अच्छा जी, अब जरा इसको लेके चलते हैं। पास पेपर का एक क्वेश्चन है। मिस्टर मुसद्दिक नूर is consultant in a group of companies. He drive following income during the income year. इस साल उसने ये इनकम ड्राइव की है। सैलरी है जी उसकी 2 लाख पर मंथ। अगर एग्जाम में कुछ ना बताया जाएगा तो इसको हम 12 से। हाउस रेंट अलाउंस टोटली टैक्सेबल है। स्टूडेंट कहते सर ये वो 45% नहीं होता। नहीं, वो तो अकोमोडेशन के लिए होता है। तो फर्क क्या है? वो घर है और ये फिक्स अमाउंट है। यूटिलिटी अलाउंस इज टोटली टैक्सेबल। मेडिकल अलाउंस ये देखा जाएगा कि अगर उसको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी तो ये टोटली टैक्स हो जाएगा, अदरवाइज 10% इसको मेडिकल अलाउंस मिल जाएगा। ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद 1000 cc कार वैल्यूइंग 1.2 million विच इज पार्टली यूज 5%। कंपनी ही हैज ऑल्सो बीन ग्रांटेड अ हाउस लोन ऑफ 550 विच ऑन नो प्रॉफिट इंटरेस्ट हैड बीन चार्ज। इसका भी कोई ट्रीटमेंट क्योंकि 1 million से कम है। In addition to the above, he also received a gratuity of 75,000 from his previous employer. During the year, the gratuity fund is not approved by the Commissioner of Income Tax. तो इसका रूल क्या था? 50% और 75,000 विच एवर इज लोअर। राइट। अब ये 75,000 है ना, इसका 75% कितना बनता है? 37,500। यस सर, नहीं देख लेना। तो 75,000 में से तो 37,500 और 75,000, ये लॉ में लिखा हुआ है 70, ये वाला नहीं है 75,000। विच एवरेज लोअर, तो हम 37,500 माइनस करेंगे, बाकी 37,000 इसकी सैलरी में टैक्स हो जाएगा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम हिज सैलरी, इसका ताल्लुक टैक्स लाइबिलिटी के साथ है। आपने फोकस करना है कि जो चीज़ मुझे बताई जा रही है ये इस मेरे टेम्पलेट के किस हिस्से के साथ इसका ताल्लुक है। ठीक है, ये हो गई, सैलरी कंप्लीट हो गया। प्रॉपर्टी इनकम एग्जाम में नॉर्मली ऐसे हेड ऑफ इनकम देता नहीं है। रेंट फ्रॉम अ हाउस लेट आउट 1 लाख पर मंथ। ही इनकर फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन हिज प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ईयर। रिपेयर है जी, इसको इग्नोर करेंगे, 1/5 लेंगे। कलेक्शन एंड एडमन चार्जेस 7% ऑफ द रेंट, ये आपके 4% की लिमिट में चले जाएंगे। ग्राउंड रेंट अलाउड है। प्रॉपर्टी टैक्स भी आपको अलाउ है। रेंट शेयरिंग विद हाउस फाइनेंस कंपनी ये भी अलाउ है। ठीक है। He received a deposit of दो 20 लाख not adjustable against rent, out of which he refunded 1 million to previous tenant who vacated the house after 3 years tenancy, जिसने 3 साल बाद ये घर खाली किया। अगर डेट ना बताई जाएगी तो हम इस साल का शुरू ले, यानी पिछले 3 साल वो कंप्लीट करके गए। अगर एग्जाम में उसकी एग्जैक्ट डेट ना बताई जाए तो हम लेंगे कि इस साल के शुरू में नया टेनेंट था, तो पिछला 3 साल कंप्लीट करके गया हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हमारे पास रेंट भी है, अनएडजस्टेबल अमाउंट भी है, फोरफिट डिपॉजिट नहीं है। अदर इनकम प्रॉफिट ऑन पीएलएस अकाउंट 20%, नेट ऑफ 20%। अब बता दिया ये नेट है, इसको क्या करेंगे? इसका 80% लेंगे। कमीशन फ्रॉम सेल ऑफ प्लॉट नेट ऑफ 10% विद होल्डिंग टैक्स। कमीशन मिली है उसको नेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स जो है, ये कितना हो गया इसका हमारा? 90%। तो ये इसकी इनकम। ओ तेरी खैर। लेक्चरिंग एंड एग्जामिनेशन सर्विस फी फ्रॉम प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, ये हमारी टोटली टैक्स होगी। इसके अंदर ये वाली जो अमाउंट है हमारी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में भी है। तो इसको पहले ऐड करेंगे, बाद में माइनस करेंगे, फिर इसका टैक्स ऐड करेंगे और फिर इसका एडवांस टैक्स माइनस करेंगे। 4 ट्रीटमेंट इसके होंगे। इस ओके, चलें जी, मेरे साथ साथ जरा इसको कीजिएगा ताकि
तुम्हें उसकी समझ आ जाए, इसमें कोई टैक्स क्रेडिट नहीं था। हम एक्सेल की एक नई शीट ओपन कर लेते हैं आज। मैं नजर आ रहा हूँ। चलें जी, उस क्वेश्चन को अब वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे। उसका नाम क्या था? मिस्टर, अगर कंपनी का बिजनेस का नाम हो तो वो लिख देंगे, मिस्टर मुसद्दिक नूर। फिर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर द टैक्स ईयर 26। तो पहले आप देंगे हेडिंग सैलरी। कहाँ गया वो क्वेश्चन? क्वेश्चन बैंक ये। तो चलते हैं जी। सबसे पहले तो हमारे पास आ गया जी बेसिक सैलरी 2 लाख पर मंथ। बेसिक सैलरी अगर कुछ नहीं बताया तो 12 लेंगे। हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस 1 लाख रुपए, 80,000 था। 80,000। ठीक है जी। और उसके पास था यूटिलिटी, यूटिलिटी 10 और मेडिकल। सर, जी। ऐसे ही मैं जब गाड़ी अपने उस्ताद के साथ चलाता था तो ऐसे ही होता था कि मुझे बड़ी आसान लगती थी जैसे ही मेरा उस्ताद निकल के जाता था। लेकिन अब क्या है कि गाड़ी चला चला के रूटीन बन गई है। इंसान हमेशा, पहली बात है कि तब्दीली अक्सर इंसान पसंद नहीं करते, ये फितरत में हमारे शामिल है। हमें कोई नई चीज मिले उसको दिमाग को लर्न करना पड़ता है। बच्चा जो है वो आपके घर में कोई आएगा छोटा बच्चा और जो चीजें आपके घर में उसके घर में नहीं है वो छेड़ ही जाएगा उन्हें। अगर उसके घर में भी है फिर वो आराम से बैठ जाएगा। मसलन आपके घर के अंदर लॉक है सीधे वाला, उसके घर में गोल है, वो तो यूज टू है ना उसके लिए, वो नहीं। आपके घर में है वो हैंडल वाला, वो ठक 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 करेगा वो, उसको अच्छा लगेगा ना।
आवाज आएगी। मैं एक दफा अपनी खाला के घर गया तो उनके घर में ड्राइंग रूम में लाइटें लगी हुई थी ऐसे पूरे, तो उसके बटन नीचे थे। मैंने जिंदगी में कभी बटन जमीन पे देखे ही नहीं थे, हमने तो ऊपर देखे थे, हाथ भी नहीं पहुंचता था। तो मैं शुरू हो गया उनके साथ। तो बड़ा उन्होंने मुझे डांटा कि जिन्न आ जाएगा, फलाना आ जाएगा। मैं क्या, वो बाद में देखा जाएगा, पहले जरा ये देखूं क्या है। तो इंसान की फितरत का हिस्सा है ये। इंसान को चीज जो नजर आती है उसको मुश्किल लगती है कि यार ये एक मुश्किल काम है, खासकर जिसमें उसको एंजॉयमेंट नहीं होती। वो चीज जिसमें उसको मजा नहीं आ रहा होता, बोरिंग होती है, वो उसको मुश्किल लगती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट होते ही बोर है, का सबसे बड़ा काम ही है। देखा ना आपके सामने क्या चवल मारा, छुट्टी वाला दिन है, आपके सामने बैठा हूँ। ये कोई इंसानियत थोड़ी। हर संडे हुआ करेगा। देखूंगा इंशाल्लाह। नहीं सर, बात नहीं ये नहीं आप सर ही जी, कर। नहीं हाथ संडे। हाँ जी, और मुझे भी वो काम है। डेट है, तेरी मेहरबानी। अच्छा। इसलिए तो कह रहा हूँ। अच्छा जी। तो ये हो गया जी। एक बीस। नहीं हर संडे तो नहीं, ये आज सर जो भी है हम देख बिल्कुल। नहीं आप असाइनमेंट उठा लें, मुझे क्या मसला है। नहीं मैं आपसे ज्यादा हूँ। मैं सारी रात बीमार रहा हूँ, मेरी तबीयत। सर मेडिकल लेस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। आप कहेंगे सर अब यहाँ आपने 240 क्यों नहीं लिखा। 240 भी, 240 तो अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ मसला नहीं है, मैं 240 भी यहाँ लिख सकता हूँ। तो यहाँ फिर भी मुझे जीरो लिखना है, क्योंकि ये मैक्सिमम लिमिट है ना। लेकिन वो बुरा लगता है ना लिखते हुए। यानी मैं मुसद्दिक नूर को जो मेडिकल की एग्जामिशन लिमिट है वो 2,40,000 रुपया है, तो इसको मिल रहा है 1,20,000। तो इसलिए सारे का सारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर 1,20,000 लिख रहा हूँ। या फुल अमाउंट उस वक्त लिखते हैं अगर ऊपर अमाउंट ज्यादा हो तो फिर लिखते हैं, लेकिन अगर ये अमाउंट सारी एग्जाम्प्ट हो रही हो तो वही लिखते हैं। यानी इसका 240 का 10% जो है यहाँ 240 नहीं लिख रहा मैं। ये एक लॉजिक है, कानून की एप्लीकेशन कर रहा हूँ। क्योंकि 240 लिखूंगा तो आगे इसका मैं नेगेटिव अमाउंट लिख रहा हूँ, तो गलत हो जाएगा ना। ये नहीं है, सारा एग्जाम्प्ट हो गया। हम कहेंगे कि सारे का सारा, अगर यहाँ पर आंसर होता मेरे पास 3 लाख रुपया होता, अगर यहाँ लिखा होता मैंने 3 लाख, तो फिर यहाँ पूरा 240 लिख के यहाँ 60 लिखता। समझ आ गई। तो ये बात मैंने अभी आपको बताई। उसके बाद ही उसको गाड़ी मिली है जी 12 लाख की। ठीक है, कार फॉर बोथ यूज 1.2 मिलियन इंटू 5%। और था लोन, ग्रेचुटी थी। इसके अलावा तो कोई और आइटम नहीं है ना।
इसकी मैं वो ठीक है जी, ये सैलरी आ गई। उसके बाद था हमारा इनकम फ्रॉम रेंट। कितना था जी हमारे पास? 1 लाख रुपए पर मंथ। अनएडजस्टेबल अमाउंट आपको जो मिली है वो मिली है 20 लाख, और पिछले टेन को दी है 10 लाख। तो उसका 1/10 पहले माइनस करेंगे। लेस ऑलरेडी टेक्स्ट, वो आ जाएगा 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 3। 3 लाख माइनस करेंगे, और जो अमाउंट आएगी उसका आप 1/10 यहाँ पर। ठीक हो गया। तो इसको बोलेंगे चार्जेबल रेंट, क्योंकि फोर फिट डिपॉजिट तो है नहीं। इसको लिखना है आपने चार्जेबल रेंट। इसमें आपको करेंगे सबसे पहले लेस डिडक्शंस। उसमें पहली है रिपेयर। क्या कह रहे हैं? अच्छा ठीक है। हाँ जी, उसका 1/10 1370। बाकी एक्सपेंडिचर हैं हमारे कलेक्शन, ग्राउंड रेंट और प्रॉपर्टी टैक्स। ग्राउंड रेंट, प्रॉपर्टी टैक्स 15,000। शेयर टू FC 3% into 12। अदर एक्सपेंसेस 7% ऑफ रेंट। यही है ना, 7% ऑफ रेंट। हम लिख देंगे रेंट, और 4% ऑफ चार्जेबल रेंट, और whichever is lower।
ऑफिस। तो एक मेरे पास आ गई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और एक आ गई सैलरी। ठीक है जी। ये आ गई टैक्सेबल सैलरी, प्लस ये आ गई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। अब बिजनेस इनकम है इसमें, बिजनेस इनकम बोले ना, नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है ना। यस सर। ये है जी, पीएलएस अकाउंट है जी हमारे पास 8, 18 कमीशन है, और लेक्चर फीस है 20,000। अच्छा, ये लेक्चरिंग एंड एग्जामिनेशन सर्विसेज फी फ्रॉम प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन जो है ना, ये बिजनेस इनकम है। इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं डालेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐसी कोई चीज़ देखी है आपने? उसमें क्या थी? ये भी उसी में आएगी, बिजनेस में ही। ये अदर में नहीं डाल, उसमें था रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। यस सर। याद है? सर्विस फी फॉर टेक्निकल सर्विस एक दफा खत्म नहीं कर रहा हूँ। खत्म कर दी है। वो बुक से मैच कर रहा था, वो भी खत्म कर दिया, परमानेंट इंस्टॉलेशन की वहां से रिवाइज। डेफिनेशन उड़ा दी उसने। यस। अच्छी बात है। रॉयल्टी से तो हाँ। जो हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज में एक नया सेक्शन आया है, सेक्शन 1 तक 155 आया। उसमें उसने कहा कि जब रेंट देंगे तो एडवांस टैक्स काटेंगे। हमारी इस तरह नहीं। ठीक है, उसको देख लेंगे, देख लीजिएगा किताब में जो चीज़ हो वो वो हम नहीं, वो उसको। तो इसमें ही तो ये बिजनेस इनकम है इसके अंदर ना। ये ये उसने अदर इनकम लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तो नहीं लिखा ना। देखें मैं कैसे कह रहा हूँ कि ये कमीशन जो है वो इसमें नहीं जाएगी, क्योंकि आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कहीं देखा कमीशन वगैरह ऐसी कोई चीज़? कमीशन या सैलरी में होती है, नहीं। राइट, या बिजनेस में होती है, और तो कहीं नहीं है। वहां तो रॉयल्टी थी, डिविडेंड था, प्रॉफिट था। यस। ठीक है। घर को खाली करने के पैसे थे, इस तरह से थे। तो ये कहाँ चले जाएंगे? दोनों बिजनेस में। तो पहली है जी कमीशन। 18,000 डिवाइडेड बाय कितनी है? कितनी कमीशन पे टैक्स था? 10%। इसको डिवाइड करेंगे 0.9 के साथ। जहां समझ आ जाए तो बता दीजिएगा। और दूसरा था लेक्चर फीस, 20,000। ये बिजनेस इनकम आ गई। ठीक है जी। अब आएगा हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये था प्रॉफिट ऑन पीएलएस अकाउंट, 8,000 का 80%। वो स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूरा नहीं करते, उनको ये फीलिंग्स आती हैं कि मैं सर के साथ क्वेश्चन ठीक करता हूँ, और जब खुद करता हूँ तो नहीं होता। तो हो जाएंगे ये, तो फिर हो जाता है। तो मैंने कब कहा ठीक करें? मैंने तो कभी नहीं कहा क्वेश्चन ठीक करें। मेरी तो हमेशा रिक्वायरमेंट एक ही रही है कि आप क्वेश्चन पूरा करें।
मैं भी कंफ्यूज होता रहा। तो आप इस इट मीन यू आर ह्यूमन बीइंग्स। अगर मशीनें कंफ्यूज नहीं होती, मशीन को जो ऑर्डर दे दे वो चलती रहती है उसके ऊपर। इंसान भूल जाता है, कंफ्यूज होता है, परेशान होता है, थकावट होती है, बीमार होता है। अगर ये सारी चीजें आपके साथ चल रही हैं, आपका पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, आपको थकावट होती है, राइट, तो ये आप इंसान हैं, नॉर्मल हैं, आप बार बार भूल जाते हैं, फिर भी आप इंसान हैं। राइट, तकलीफें आ रही हैं। इन्नल इंसान लफी कबद। हमने इंसान को पैदा ही तकलीफ में किया हुआ है, मरते दम तक होंगे तकलीफ में। मुझे जिंदगी में कोई बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने कहा मैं बड़ा खुश हूँ, हमेशा से ही खुश हूँ। जिसको भी मिला उसकी कोई अपनी तकलीफ होती है, कोई अपना ही उसका दुख होता है। इसलिए इस पे ये ऐसे ही चल रहा है ना। वाकई जान। समझ आ रही ना, इमरान खान भी तकलीफ में है, आसिम मुनीर भी तकलीफ में है, नवाज शरीफ भी तकलीफ में है। वो इनमें भाई खुश लगे कौन खाते है? लाना तकलीफ में। इनमें कौन खुश है? कोई भी खुश नहीं है। राइट। वो उसको कूट रहे हैं, वो जब भी उसे मिलते हैं वो कहता अच्छा भी तुम ऐसे हो, कहता तुम भी ऐसे ही लगे हुए। तो कौन खुश है? पुलिस वाले को देख लें, बाहर खड़ा बेचारा तकलीफ में है। राइट। और हम उससे तकलीफ में हैं कि ये क्यों खड़ा हुआ है। हाजी इधर गया हूँ अभी सुबह सुबह, वो खड़े हुए हैं चलान से चलान काटी जा। हाँ, चालान काटने वाला भी तकलीफ में है, हम भी तकलीफ में। इसलिए आप खुश हुआ करेंगे यार, अल्लाह का शुक्र है सारी तकलीफ में। तकलीफ में देने वाला भी तकलीफ में है। मुतमिन सिर्फ वही बंदा है जिसको पता है कि यार मैं अल्लाह की कोई नाफरमानी नहीं कर रहा, ये जो भी तकलीफ आ रही है अल्लाह की वजह से आ रही है, वो ठीक है। ये आ गई जी टोटल। कोई ज़कात है हमारी? ज़कात है? चाय शाय आई नहीं अभी। तो इसको कहेंगे टैक्सेबल इनकम। क्यों टैक्सेबल इनकम कहेंगे? क्योंकि टोटल इनकम नहीं है। यस सर। ठीक है, नहीं इसको बोलेंगे टोटल इनकम, क्योंकि अभी इसमें से लेस को सेपरेट ब्लॉक नहीं पड़ेगी ऊपर। यस सर वो करनी लेस करेंगे है। कौन थे भी? टैक्सेशन में देखें, सैलरीड है या नॉन सैलरीड, उसको इस पे डिवाइड करेंगे। पेपर में ये रंग नहीं देने आपने। ये जो मैं कलर कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप कहें सर पेपर में ये कलर कैसे करेंगे? वो एक बंदा था ना, उसने किसी के उसको बूटी दी नकल मारने के लिए। वो कहता जो सवाल आए थे सारे करके आए हो, कहना वो जो हाथ वाला निशान था वो भी बना के आया। जितने थे ना मैंने वो भी नहीं छोड़ा। मैंने अपने एक बच्चे को कहा कि घर में, मैंने कहा यार ये केटल में पानी डाल के चूल्हे पे रख दो। कुछ देर के बाद मैंने उसे कहा ले आओ, वो ले आया तो पानी ठंडा। मैंने से पूछा भी ये पानी गर्म नहीं है? तो कहता आपने कब कहा था इसको गर्म करना? हमने यही कहा था कि इसको पानी को डाल के चूल्हे पे रखा है। मैंने कहा कमाल है। कि मैंने उसको कोई सादत बख्शी नहीं थी कि ये चूल्हे से होके आया हुआ है। बेचारी लेकर शादी करने वाले चीज पे भी निकाल बैठे। जी, ये बात अच्छा अब देखना है कि सैलरीड है या, तो उसके लिए क्या करेंगे? नहीं, बेसिक सैलरी नहीं बेटा करना, ये टोटल टैक्सेबल सैलरी को डिवाइड, ये गलती नहीं करनी, टैक्सेबल सैलरी सब उसको इस पे डिवाइड करना है 78 पर। ये एग्जाम में परसेंटेज नहीं लिखने की जरूरत, बस लिख लीजिएगा यहाँ सैलरीड केस है ये। ठीक है, अब इसको जाके कहाँ देखना है हमने? टेबल, ये इंशाल्लाह हमें टेबल मिलेगा एग्जाम में।
ये है जी नॉन सैलरीड, ये सैलरीड है। आखिरी है 6,16,000 प्लस 35%। जी, फुल टाइम फॉरेन सोर्स इनकम है, डोनेशन, कंट्रीब्यूशन इन अप्रूव्ड पेंशन फंड, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। है, लिखेंगे ऐड टैक्स ऑन सेपरेट। यहाँ आपने कौन सी अमाउंट उठानी होती है ओरिजिनल? 10,000। ठीक है, और उसका 20%। अब लेस विद होल्डिंग टैक्स सैलरी पे था और कमीशन पे था और पीएलएस अकाउंट पे था। सैलरी पे कितनी थी? हम्म 150। कमीशन पे आपकी 20,000 का 10%। ठीक है जी, ये था हमारा क्वेश्चन। क्या किया? माइनस किया, ये सारे विद होल्डिंग टैक्स माइनस किए। हाँ जी, गिवन है क्वेश्चन में ये।